नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच को पढ़ते हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट थियरी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। नोट्स मेरी खुद की हैंड राइटिंग का है, ताकि आप आसानी से एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो ये बात आपको समझ में आती है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप जो गलत कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर उस गलतियों में आप सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे एक्यूरेसी आपकी बेहतर हो। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स केवल आपको वन टाइम फीस सबमिट करनी होगी, आपको दोबारा कभी भी फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई नई वैकेंसी आएगी, उसके लिए कोई नया बैच प्रारंभ होगा, तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स वहाँ पे उपलब्ध होगा। उस कोर्स को वहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। जब कोर्स आप डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जरूर सेंड कर दें, ताकि आपको कंप्लीट बैच में ऐड करा दिया जाए। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिलेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको 4.0, 5.0 के लिए बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट और बेट के लिए बैच अवेलेबल है। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट के अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSS, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है, आई होप कि आप जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और शिक्षक बनने के प्रोसेस में आप हैं, है ना। और देखो यार, जिंदगी में आप कुछ भी करना, जिंदगी में आप कुछ भी करना, लेकिन यार टीचिंग जरूर एक बार करना, क्योंकि टीचिंग से खूबसूरत चीज मुझे नहीं लगता है कि कुछ है। कोई टीचिंग से बढ़िया प्रोफेशन मुझे नहीं लगता है कि कोई, क्योंकि इसमें आपके पास चांस होता है कि आप सैकड़ों लोगों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो टीचिंग खुश रहने के लिए ये एक बेस्ट वे। तो अगर जो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं अलाउ करती है कि सभी लोग टीचिंग कर पाएंगे, लेकिन अगर जो आप किसी एक स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं, किसी एक बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी और उससे बहुत अपार खुशी भी आपको मिलेंगी, अगर जो आपका इंटरेस्ट है तो। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि समष्टि अर्थशास्त्र का मूल निहित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का
मूल निहित होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि देखिए अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं। अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं होती हैं। एक होता है व्यष्टि और दूसरा होता है समष्टि। एक क्या होता है? व्यष्टि और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है समष्टि। तो अगर जो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी एक फर्म का अध्ययन किया जाएगा या किसी एक उद्यमी का अध्ययन किया जाएगा या किसी एक उद्योग का अध्ययन किया जाएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलू का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण पहलू, जैसे हम लोग जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो उसमें पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बोल रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का मूल निहित है, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब आप कहेंगे कि सर जी ए क्यों नहीं होगा, सी क्यों होगा? तो देखिए भैया, ये पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मूल निहित है, तो मूल निहित होता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितने लोग भी रह रहे हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मान लीजिए कि किसी एक उद्यमी की आय का अध्ययन हम कर रहे हैं, लेकिन जब समष्टि अर्थशास्त्र आएगा और वहां पे हम लोग राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था को क्या किया जाएगा? पूरी अर्थव्यवस्था के लोगों का अध्ययन किया जाएगा। तो भैया जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत चीजें आती है उसे समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाएगा। इजी सी बात है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए बताइए कि नीचे दिए गए कथनों पे विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। ठीक, तो नीचे दिए गए कथनों पे विचार करते हुए सही कूट का आपको चयन करना है। और देखिए पहला इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन पहला दिया गया है कि जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी था। तो देयर इज नो डाउट, जिसमें इन्होंने वैश्विक मंदी आई थी तो मंदी से उबरने के उपाय के बारे में इन्होंने बताया था। मंदी से उबरने किए उपाय के बारे में इन्होंने बताया था, क्योंकि आपको पता होगा कि 1936 से पहले क्या होता है कि द्वितीय मतलब उस समय क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो जितने भी पश्चिमी देश थे, खास करके जो समृद्ध देश थे, अब वो एक दूसरे से व्यापार करना बंद कर दिए, और जब व्यापार करना बंद कर दिए तो इसीलिए वैश्विक मंदी आ जाती है। तो वैश्विक मंदी आ जाती है तो इस मंदी से कैसे निपटा जाए, इसी की बात किन्स साहब ने अपनी पुस्तक में की थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1936 में। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है, आराम से करिए इस प्रश्न का। अभिकथन और तर्क। ठीक, तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि भैया समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र से होगा, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है और समस्त अर्थशास्त्र के द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो ये पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है, आराम से करिए, पहला बोल रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र में निहित होता है। देयर इज नो डाउट, बात तो आपकी बिल्कुल ये ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो भैया समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पूरी अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं ना,
समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं ना कि बाजार का निर्धारण कैसे होता है, तो बाजार का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर ही होता है। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न कि आर्थिक एजेंट कौन है, या आर्थिक एजेंट के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आर्थिक एजेंट कौन होता है। इकोनॉमिक्स के पेपर को जब आप उठाएंगे तो देखेंगे कि जरूर प्रश्न आता है कि आर्थिक एजेंट कौन होता है। बताइए आर्थिक एजेंट कौन होता है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। संतोष जी, भवानी जी, आकांक्षा जी, भगवंती जी, सुनीता गुप्ता जी, प्रियम जी, शुभांकर जी, पारस दास जी, दीपमाला जी, गुंजा मौर्य जी, सुनील कुमार जी, सभी लोगों से निवेदन है, हरीश जी, शिबू जी, रुचि जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब चलिए अगर जो हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो आर्थिक एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो आर्थिक एजेंट से आशय उन व्यक्तियों या संस्थाओं से होता है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आर्थिक एजेंट का मतलब क्या होता है। तो आर्थिक एजेंट वह व्यक्ति या संस्था होता है जो आर्थिक निर्णय लेता है, जो आर्थिक निर्णय लेता है। अब आर्थिक निर्णय का मतलब क्या होता है, आर्थिक निर्णय का मतलब क्या होता है, आर्थिक निर्णय, अब फिर आपको इकोनॉमिक्स की परिभाषा आनी चाहिए कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। और आर्थिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्रिया जिसमें मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिसमें नोट और सिक्के के प्रयोग किए जाते हैं। तो आर्थिक एजेंट वह व्यक्ति या संस्था होता है जो बाजार में आर्थिक निर्णय लेता है। और आर्थिक एजेंट उपभोक्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि एक उपभोक्ता क्या क्रय करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय तो उपभोक्ता ही लेता है। आर्थिक एजेंट वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं, ये भी तो आर्थिक क्रिया करते हैं तो उत्पादक तो होंगे ही हो। और आर्थिक एजेंट सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सरकार, निगम, बैंक ये भी तो आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इजी सी बात है, ध्यान में रखिएगा। ये पूछ रहा है कि आर्थिक एजेंट के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, गलत आपसे पूछ रहा है। और आर्थिक एजेंट क्या होता है, तो आर्थिक एजेंट वह व्यक्ति या वो संस्था होता है जो बाजार में आर्थिक निर्णय लेते हैं। और आर्थिक निर्णय उपभोक्ता भी लेता है, आर्थिक निर्णय उत्पादक भी लेता है, आर्थिक निर्णय सरकार भी लेता है, निगम, बैंक भी लेता है और संस्थाएं भी लेती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्लासिकीय या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की मान्यता के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। अब आपने अगर जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते होंगे। बताइए भाई। ठीक, तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, एडम स्मिथ साहब आते हैं, जे.एस. मिल साहब आते हैं, जे.बी. से साहब आते हैं। और ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग ये कहते हैं, चलिए पहले आप उत्तर करिए। ये लोग ये कहते हैं कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था जो है ना उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होना चाहिए। सरकार को किसी भी प्रकार का कोटा, सरकार को किसी भी प्रकार का अभ्यंतर या प्रशुल्क नहीं लगाना चाहिए। अर्थव्यवस्था को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर बाजार में कीमतों का निर्धारण होना चाहिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं
तो ये कह रहा है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लासिकीय या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की मान्यता के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। तो पहली बात में ये कह रहे हैं कि किसी अर्थव्यवस्था के सारे श्रमिक जो कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें कार्य मिलेगा और सभी कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते हैं। चूंकि अब देखिए, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार की भी तो बात की थी ना। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश में प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का हम पूर्ण रूप से प्रयोग करके अपने उत्पादन को अधिकतम कर ले रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सरकारी हस्तक्षेप पूर्ण रूप से होता है। नहीं भैया, सरकार का अहस्तक्षेप होता है। ठीक है, पेपर देने बैठिएगा तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़िएगा, ये बात गलत हो जाएगी। ये सरकार के अहस्तक्षेप की बात करते हैं, जबकि ये आपके पेपर में दिए हैं सरकारी हस्तक्षेप पूर्ण रूप से होता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर होगा। अगला है, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहा करिए और थियरी जरूर पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ थियरी नहीं पढ़ते हैं। जब आप थियरी नहीं पढ़ेंगे ना तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। आपको ये लगेगा कि अरे ये प्रश्न कहाँ से आ गया। तो थियरी जरूर पढ़िए और एक बार थियरी आप पढ़ लेंगे ना, या जो बच्चे थियरी पढ़ के इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए बच्चों का खेल होगा ये सेशन। लेकिन अगर आप थियरी नहीं पढ़ रहे तो थियरी जरूर से पढ़िए, क्योंकि थियरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप 60% 70% प्रश्न तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख देख के प्रैक्टिस करके पेपर में सही कर देंगे, लेकिन 60% पे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन के लिए गहन स्टडी होनी चाहिए। कम से कम आपको जितनी भी थियरी है उसे अच्छे से पढ़े होना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जो लोग भी अभी हमारे साथ एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। मेरे द्वारा आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, बशर्ते आप मेहनत करिए। मैं तो इतना कंटेंट देता हूँ कि आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप पेपर दे के आइएगा, मैक्सिमम चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी, आराम से मिल जाएंगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन से डायरेक्ट अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे नंबर पे जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट थियरी भी पढ़ाई जा रही है, आपको कंप्लीट मेरे द्वारा लिखा हुआ हैंड राइटिंग नोट्स भी दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ पे हो रही है, उन गलतियों को सुधारिए। फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे एक्यूरेसी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? संसाधनों से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है। संसाधनों का अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं से है जिनका उपयोग वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने में होता है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए हैं, अर्थात जो वन है, अर्थात जो लकड़ी है। लकड़ी हमें किसके द्वारा दी गई है? प्रकृति के द्वारा दी गई है। लोहा हमें किसके द्वारा दिया गया? लोहा भी हमें प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है। अभ्रक हमें किसके द्वारा दिया गया है? अभ्रक भी दिया गया है प्रकृति के द्वारा ही। तांबा किसके द्वारा दिया गया? प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है। तो जिनका उपयोग वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। देयर इज नो डाउट। और दूसरा क्या होता है? भौतिक संसाधन, जिसमें श्रम आता है। आगे बढ़िए। जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात करने में होता है। नहीं भैया, संसाधन का मतलब उत्पादन से होता है, निर्यात से नहीं होता है। जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात से होता है। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसाधन का मतलब ये होता है कि आप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी केवल और केवल सी सही होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई? हमारी बात समझ में आई? हमारी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? कि संसाधन का मतलब ये होता है कि जो उत्पादन करें। ठीक है, संसाधन का क्या मतलब होता है? जो उत्पादन करें।
जैसे मान लीजिए लकड़ी है, तो लकड़ी एक संसाधन है, लकड़ी से सोफा बन जाएगा, लकड़ी से आपके घर में जो जंगले बनते हैं वो बन जाएगा। जैसे लोहा है, तो लोहा से बहुत प्रकार की चीजें आपके घरों में बनती है। तो जो संसाधन होते हैं वो उत्पादन करते हैं, उनका निर्यात आयात से कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अवसर लागत से क्या तात्पर्य। अब ये बहुत बार पूछा गया है कि अवसर लागत क्या होता है, बताइए। अवसर लागत की बात कौन करता है? एक लाइन में बताऊंगा, आप पूरी जिंदगी भर याद रखिएगा, बशर्ते मेरे शब्दों को ध्यान से रखिएगा। देखिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की छोड़ी गई मात्रा को ही अवसर लागत कहा जाता है। ठीक है, तो किसी एक वस्तु को किसी देखिए ध्यान से समझिएगा कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु की छोड़ी गई मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवसर लागत बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, अवसर लागत की बात कौन करता है? अवसर लागत की बात कौन करता है? कमेंट करके बताइए, बहुत बार बताया हूं आप लोगों को। ठीक है, तो अवसर लागत से तात्पर्य है एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना। जैसे आपने देखा था ना कि जब कोविड आया था, जब क्या आया था, कोविड आया था, तो कोविड के समय में सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए। जब शॉपिंग मॉल बंद हो गए तो कंपनियों का लॉस होने लगा। अब चूंकि उनके पास उत्पादन का साधन था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जींस टी शर्ट और अन्य चीजों को बनाना छोड़ करके मास्क बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अर्थात उन्होंने अवसर लागत का वहन किया, एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का उन्होंने त्याग किया। दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, बाजार अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाकलापों का निर्धारण कैसे होता है? हैबरलर साहब ने अवसर लागत की बात की थी, तुलनात्मक लाभ की बात डेविड रिकार्डो ने की थी, हेक्सर ओहलिन ने साधन संपन्नता में भिन्नता की बात की थी, जेएस मिल ने पारस्परिक मांग सिद्धांत दिया था जिसे प्रतिपूरक मांग कहा गया, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा एजवर्थ और मार्शल ने दिया था। ये सब दिमाग में घूमना चाहिए भाई, घुमाइए, दिमाग में घुमाइए, है ना? ये जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। क्या बोल रहे हैं? बाजार अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाकलापों का निर्धारण कैसे होता है? ये तो बच्चों वाली बात है कि नहीं है? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि बाजार अर्थव्यवस्था। अब बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये भी जानते रहिए, नहीं तो पेपर में आ जाएगा फिर समझ नहीं पाएंगे। बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बाजार अर्थव्यवस्था का एक ऐसा समुच्चय जिसमें आर्थिक अभिकर्ता क्या करता है भाई? थोड़ा आराम से बताइए। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है। हम्म बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसा समुच्चय होता है। कोई कह रहा है कि सर जी हेक्सर-ओलिन नहीं समझ में आता है। हेक्सर-ओलिन में क्या है भाई? हेक्सर-ओलिन क्या कहते हैं? कहते हैं उत्पादन के दो साधन हैं, एक श्रम है, एक पूंजी है। तो जिस देश के पास श्रम ज्यादा होगा उसे श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए, और जिस देश के पास पूंजी ज्यादा होगा उसे पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए। अर्थात साधन संपन्नता में भिन्नता के आधार पर वो बात बताते हैं। अब उनके मान्यता को आपको पता होना चाहिए, 2x2 मॉडल कहा जाता है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि दो देश हैं और दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उत्पादन के साधन भी दो ही हैं। उत्पादन के दो साधनों को माना था, एक श्रम और दूसरा पूंजी। दैट्स इट। फिर जब लियोनतिफ साहब आते हैं तो हेक्सर-ओलिन का परीक्षण करते हैं, तो जब परीक्षण करते हैं तो वो ये पाते हैं कि अमेरिका पूंजी प्रधान देश है, इसके बावजूद भी वो श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, जिसे लियोनतिफ पैराडॉक्स कहा गया।
अगला प्रश्न बताइए। सब आसान है, इकोनॉमिक्स बच्चों का खेल है और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स बच्चों का क्या होता है? खेल होता है। अब इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें अगर जो, तो देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें आर्थिक अभिकर्ता क्या करते हैं? मुक्त रूप से धन अथवा उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान करते हैं। अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके बताइए। खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। बहुत बार ये आप लोगों के पेपर में अलग अलग जगहों पे पूछा गया है कि बेरोजगारी के संदर्भ में आपको विचार करना है और विचार करके बताना है। क्या उत्तर आ रहा है? तो क्या उत्तर आ रहा है? देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आप विचार करिए और विचार करके बताइए। तो अल्प बेरोजगारी कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी होती है। अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? अल्प बेरोजगारी का मतलब ये रहता है कि वर्ष के कुछ दिनों में आपको काम मिले और कुछ दिन काम ना मिले, अर्थात वर्ष के पूरे महीने आपको काम ना मिले। कुछ समय आपके लिए काम हो, कुछ समय आपके लिए काम ना हो, उसे ही तो अल्प बेरोजगारी कहते हैं। और ये कृषि क्षेत्र में तो पाया जाता है, साथ ही साथ शहरी एरिया में, शहरी क्षेत्र में, शहर में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत लोग गांव में होते हैं जो कहते हैं कि हमारा मालिक कहा है कि अभी काम नहीं है, अगले 6 महीने के बाद आना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे उद्यम ऐसे होते हैं जहाँ पे 6 महीने तो रोजगार मिल जाता है, 6 महीने नहीं मिलता है। तो ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। बात तो भाई बिल्कुल ठीक है कि जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे बिजली, पानी, सड़क अच्छी होगी, और जब ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो आप जब उद्योग की स्थापना करेंगे तो उद्योग की स्थापना करेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत सारे लोगों को क्या होगा? रोजगार मिलेगा। और अगर जो रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी में कमी आ जाएगी। बेरोजगारी में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इजी सी बात है। अगला, इन निम्नलिखित में से कौन से संगठित क्षेत्र के लक्षण है? मैं बहुत अच्छी बात यहाँ पे आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि संगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है। संगठित क्षेत्र और गैर संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, ये बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, संगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं, संगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे क्या हुआ? ठीक है, संगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे रोजगार की रोजगार की रोजगार की अवधि अवधि निश्चित होती है। निश्चित होती है मतलब वहां पे रोजगार आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, संगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे रोजगार की अवधि क्या होती है? निश्चित होती है, और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ठीक है, क्या होता है? लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। सुनिश्चित काम होता, ठीक है, लोगों के पास क्या होता है? सुनिश्चित कार्य होता है या काम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं रोजगार की अवधि नियमित होती है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि संगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे रोजगार निश्चित होता है, अर्थात लोगों के पास सुनिश्चित कार्य होता है।
सॉरी, पहली बात। अगला, क्षेत्र का सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, बात ये भी ठीक है। और क्षेत्र में काफी संख्या में लोग स्वतः नियोजित होते हैं। नहीं भैया, स्वतः नियोजित नहीं होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, 1 और 2 दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के बाद कभी ये बात भूलिएगा नहीं कि संगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो संगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे रोजगार सुनिश्चित होता है, लोगों को रोजगार निश्चित तौर पे मिल जाता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को संगठित क्षेत्र कहा जाता है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तु है, बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तु है। चलिए, सुनीता शर्मा जी, प्रियम मिश्रा जी, अमरेश सिंह जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, रुचि जी, संजय कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, गुंजा मौर्य जी, शिब्बू जी, ममता शर्मा जी, प्रियम जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो आपको समझ में आनी चाहिए कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है। तो सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे हम बात करें सड़क, तो सड़क क्या हो गया, सड़क सबके लिए है, ये एक सार्वजनिक वस्तु हो गया। जैसे हमारी देश की सेना है, तो सेना सबके लिए है भाई, एक लोग के लिए थोड़ी है। जैसे हमारे देश की पुलिस है, तो पुलिस भाई सबके लिए है। उसके साथ साथ अगर जो हम बात करें तो पार्क हो गया, ये भी क्या है, सार्वजनिक वस्तु है। आपके मोहल्ले में जो सरकार स्ट्रीट लैंप लगवाती है, वो भी सरकारी जो लैंप लगता है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सार्वजनिक वस्तु ही हो जाएगा। तो सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। और निजी वस्तु क्या होता है, तो देखिए भाई, निजी वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसका भुगतान आप स्वयं करते हैं, ठीक है, जिसका भुगतान स्वयं किया जाता है। जैसे आप कार खरीदते हैं, तो आप कार खरीदते हैं तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई। आप कपड़ा खरीदते हैं तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई। खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो ये आपकी निजी वस्तु हो गई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ कहाँ से सार्वजनिक वस्तु हो जाएगा भाई। खाद्य पदार्थ में क्या आता है, चावल आता है, दाल आता है, तेल आता है। चलिए, कुछ कुछ पल के लिए मैं सोचूं कि कुछ पल के लिए मैं मान लूं कि आपने ये सोचा कि सरकार खाद्यान्न का वितरण करती है, तो सरकार क्या देती है यार, सरकार चावल देती है, सरकार गेहूं देती है, और क्या सरकार देती है। लेकिन केवल आप चावल गेहूं खा के थोड़ी जिंदा रहते हैं, आपको तेल भी चाहिए, आपको चीनी भी चाहिए, आपको चाय पत्ती भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए ना। ग्रोसरी स्टोर पे आप जाते हैं तो सैकड़ों प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा और कुछ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, चलिए, अगर जो वाटर पंप सरकार लगवाया है तो फिर वो सार्वजनिक वस्तु होगी, है कि नहीं है। क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए भाई, सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी के अलावा कोई नहीं है। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, काफी विविधता आ रही है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि आपकी बात सही है, तो चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके सही उत्तर चयन करिए। लोक प्रशासन सार्वजनिक वस्तु है। अब लोक प्रशासन में कौन आता है, जैसे हमारी सेना है, जैसे हमारी पुलिस है, सेना और पुलिस, ठीक है। तो सेना और पुलिस या जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सब लोग प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, और ये समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े,
सार्वजनिक वस्तुओं की प्राप्ति बाजार तंत्र से होती है। नहीं भैया, सार्वजनिक जो वस्तुएं होती हैं वो आप बाजार से नहीं खरीदते हैं, वो सरकार आपको प्रोवाइड कराती है। सो ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग भी ए कर रहे हैं सही बोल रहे हैं, केवल और केवल ए। अगला, किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार और कीमत स्तर का किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार और कीमत का कुल स्तर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? हाँ, एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, ये लोग क्या हैं? ये लोक सेवक ही हैं। और इस बार मेहनत करिए खूब मन से कि अगला 5 सितंबर आए तो आप शिक्षक हों, है ना। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाइए, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में फोकस लाइए, थोड़ा सा मेहनत ले आइए, कड़ी मेहनत ले आइए, है ना, तभी जाके ज़िंदगी में कुछ हासिल होने वाला। खूब मेहनत करिए, फोकस के साथ रहिए, कंसंट्रेट रहिए, मेहनत करिए, ज़िंदगी में वो सब कुछ मिल सकता है जो आप सोच रहे हैं, बशर्ते आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और तैयारी आपकी कभी तभी पूरी होगी जब आप खूब मेहनत करेंगे और एक संतुलित कंटेंट को पढ़ेंगे। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, कोई लोग कह रहे हैं कि सर जी डी होगा। डी कैसे होगा भाई? ठीक है, चलिए देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में जो रोजगार होगा और वस्तु की कीमत होगा वो किस पे निर्धारित होगी? तो जाहिर सी बात है कि पहले क्या होता है, वस्तुओं की मांग होती है। जब वस्तुओं की मांग होती है तो फिर क्या होता है, उत्पादन होता है, अर्थात पूर्ति होती है। बात तो बिल्कुल ठीक है। और अगर जो अर्थव्यवस्था में जितनी मांग है उससे ज़्यादा अगर जो उत्पादन हो जाए, उससे कम उत्पादन हो अर्थात पूर्ति हो, तो वस्तुओं में क्या आ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम कहते हैं महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार और कीमत का कुल स्तर निर्भर करेगा सभी पे। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष क्या होता है बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है, एक बार पढ़ लीजिए पता हो जाएगा। बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है। क्या उत्तर आ रहा है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो इजी सी बात है, याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। और सरकार जब बजट का निर्धारण करती है, ये तो जब बजट सरकार प्रस्तुत करती है तो सरकार का वित्तीय वर्ष यही होता है, वो 1 वर्ष के लिए ही तो बजट बनाती है ना, और वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, आराम से करिए। देखिए, कभी भी घबराया नहीं जाता है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। और बहुत सारे बच्चों से एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लिया जाए। एक दिन में नहीं होगा, कंटिन्यूटी में बहुत ताकत होती है। कंटिन्यूअसली अगर जो किसी चीज़ में आप लगे हुए हैं ना, तो इसमें बहुत ताकत होती है। थोड़ा ही पढ़िए, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे ही रोज यूट्यूब पे पढ़िए, 1 डेढ़ 2 घंटे एप्लीकेशन पे पढ़िए। अगर जो 3 साढ़े 3 घंटे भी आप रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, और मुझे आप 60 दिन 70 दिन 90 दिन फॉलो कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कितना मज़ा आएगा। सब कुछ तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं उनको पता होगा, मैं इतनी सारी क्लासेस आप लोग को देता हूँ, बशर्ते आप कितना मेहनत करते हैं ये बात डिपेंड करता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर सी अगेन बोल रहे हैं सभी लोग। सी में ऐसा क्या है भाई? चलिए देखते हैं। और ये डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, जो भी प्रश्न मैं कराता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्ति और उन प्राप्तियों में किए जाने वाले व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि राजस्व बजट के अंतर्गत सरकार क्या करती है, अपने आय और व्यय को ही तो बताती है कि हमने एक साल में कितना आय अर्जित किया और कितना व्यय किया।
और राजस्व बजट जो होता है वो बजट का ही एक भाग होता है। इजी सी बात है। सो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला कि 1994-95 में सेवा शुल्क के दायरे में आने वाली सेवाओं की संख्या कितनी थी, बताइए। आप सभी लोग को पता होगा, बार बार पूछा जाता है कि भारत में सेवा शुल्क कब लगाया गया प्रथम बार, तो 1994-95 वाले वित्तीय वर्ष में लगाया गया था। ठीक है, तो इसमें किस पे लगा था, इस पे दूरभाष पे लगा था। ठीक है, साथ ही साथ शेयर पे लगा था, स्वास्थ्य क्लब पे लगा था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ना, 3 प्रकार के सभी लोग का उत्तर ठीक है। कहाँ पे ये लगा था सबसे पहली बार, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न कि प्रत्यक्ष कर का बोझ प्रत्यक्ष रूप से किस पे पड़ता है, बताइए भाई। ये अच्छा सा प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर का बोझ प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अब जितना ये आसान है, क्या उतना ये जितना ये आसान दिख रहा है प्रश्न, क्या ये उतना सही है, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है, सब ये बोल रहे हैं बहुत सुंदर, ये वाले बहुत सुंदर। सब ये बोल रहे हैं, ये वाले जितने बोलेंगे सब गलत बोलेंगे। किसी कंपनी पे कौन सा टैक्स लगता है, कमेंट करके सभी लोग बताइए। किसी कंपनी पे कौन सा टैक्स लगता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि व्यक्ति एवं फर्म दोनों पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर निगम कर, निगम कर लगता है कि नहीं लगता है, और व्यक्ति पे क्या होता है, इनकम टैक्स लगता है, आयकर लगता है। तो आयकर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर होता है, और एक निगम कर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कूट पर चयन करिए और चयन करके बताइए। क्या खूबसूरत सा प्रश्न है, अगर जो आपको अब थियरी यहाँ पता है ना, मजा आ जाएगा इस प्रश्न को करके। बहुत मजेदार सा प्रश्न है। लाइक शेयर कर दिया करिए सभी लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं रोज आता हूँ। मैं आपके साथ तब तक बना रहूंगा जब तक आपकी नौकरी नहीं मिल जाती है, बशर्ते आप मुझे पढ़िए तो अच्छे से। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के बारे में अगर जो बात करें तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और विचार करके सही कूट का आपको चयन करना है। देखिए कि बजट के अंतर्गत कुल राजस्व व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में विभक्त किया जाता है। क्या ये बात सही है, तो एब्सोल्युटली ठीक है भैया। जब बजट का निर्माण होता है ना, तो सरकार 2 प्रकार से योजना बनाती है। एक तो योजनागत व्यय, सरकार का एक क्या होता है, योजनागत व्यय। योजनागत व्यय के अंतर्गत सरकार क्या करती है, योजना बना करके व्यय करती है। जैसे सरकार बजट में बताती है ना कि हम शिक्षा पे कितना खर्च करने वाले हैं, हम स्वास्थ्य पे कितना खर्च करने वाले हैं, ठीक है, हम परिवहन पे कितना खर्च करने वाले हैं। सरकार अपने बजट के माध्यम से ही बताती है आपको ना, तो ये तो सरकार के योजनागत व्यय है। और दूसरा क्या होता है, सरकार का गैर योजनागत व्यय। गैर योजनागत व्यय का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यय जब जो सरकार किसी योजना के या उद्देश्य के लिए खर्च नहीं कर रही है। सरकार का ऐसा व्यय जो किसी योजना या उद्देश्य के लिए खर्च नहीं होगा, जैसे कि ब्याज हो गया, ब्याज अदायगी हो गया, युद्ध पर लगा हुआ वित्त हो गया, सब्सिडी हो गया, हस्तांतरण भुगतान जिसके अंतर्गत पेंशन आता है। तो चलिए देखते हैं, तो योजनागत व्यय के प्रमुख मदों में ब्याज अदायगी होता है। नहीं भैया, ब्याज अदायगी गैर योजनागत व्यय होता है। प्रतिरक्षा व्यय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेना पर होने वाला व्यय बोलते हैं, या युद्ध वित्त भी बोला जाता है। उपादान मतलब सब्सिडी, वेतन और पेंशन, ये सब के सब क्या हैं, ये हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आते हैं, और ये सरकार के योजनागत व्यय नहीं बल्कि गैर योजनागत व्यय हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है,
क्या उत्तर आ रहा है? ए होगा कि सी होगा? ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, केवल और केवल ए होगा यार, है ना। अगला, सरकार के दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक योजनागत एक गैर योजनागत। तो जो योजनागत होते हैं उसमें सरकार बजट में अपनी बात बताती है कि हम शिक्षा पे इतना व्यय करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य पे इतना व्यय करने जा रहे हैं, परिवहन पे इतना व्यय करने जाते हैं। ठीक है। अगला, कि पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि पूंजीगत प्राप्तियों का क्या मतलब होता है। चलिए आज बता रहा हूं, कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो सरकार के दायित्वों का सृजन करती हैं, ठीक है, जो सरकार के दायित्वों का सृजन करती हैं। और पूंजीगत प्राप्तियों की सर्व प्रमुख मद जो होता है वो सार्वजनिक कर होता है, जो सरकार के द्वारा जनता से लिया जाता है। सॉरी, सार्वजनिक कर्ज, कर्ज 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 मतलब ऋण। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जो सरकार के दायित्वों का सृजन करती हैं। और पूंजीगत प्राप्ति की सर्व प्रमुख मद सार्वजनिक कर है जो सरकार आम जनता से लेती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, जब सरकार द्वारा जनता से ऋण लिया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? जब सरकार जनता से ऋण लेती है, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि सरकार की जो आय के स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। सरकार के आय के स्रोत पहला तो कर होता है, ठीक है, दूसरा ऋण होता है। अब वो ऋण आंतरिक भी हो सकता है या बाह्य हो सकता है। फिर सरकार का एक आय का स्रोत और क्या होता है, जो सरकार सरकारी सुविधाएं देता है तो उससे सरकार फीस लेता है, फीस लेता है। जैसे आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, तो सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो आप सरकारी फीस दे रहे होंगे। तो ये सरकार के आय के स्रोत होते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कह रहे हैं सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि जब सरकार द्वारा जनता से ऋण लिया जाता है तो इसे बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, राजस्व घाटा किसके बराबर होता है? ये बच्चों वाला प्रश्न है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे रुकने की जरूरत है। राजस्व घाटा में क्या होता है? सरकार का जो राजस्व व्यय, जैसे मैं ये कहूँ कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में 100 रुपए का व्यय किया और सरकार को केवल आय की प्राप्ति हुई 80 रुपए, तो ऐसी स्थिति में राजस्व घाटा कितना हो गया? 20 रुपए का हो गया। इजी सी बात है। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर जी एक बात बताइएगा कि सरकार अपना व्यय ज्यादा कर रही है और सरकार की आय कम है, तो ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, हम और आप क्या करते हैं, एज अ एक व्यक्ति के रूप में हम और आप पहले अपनी इनकम को देखते हैं, अर्थात आय को देखते हैं, तब अर्थव्यवस्था में व्यय करते हैं। लेकिन सरकार इसका ठीक उल्टा करता है। सरकार पहले ये देखता है कि हमें कितना व्यय करने की जरूरत है और उसके बाद सरकार अपने आय को अर्जित करता है कर के माध्यम से या ऋण के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब मुद्रा की उपलब्धता के बिना आर्थिक विनिमय किया जाता है तो इस प्रकार की प्रणाली को क्या कहा जाता है? बताइए भाई। जब मुद्रा की उपलब्धता के बिना आर्थिक विनिमय किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उत्तर आ रहा है? अरे आज शिक्षक दिवस था तो मैं एक स्कूल का इनविटेशन आया था तो मैं चला गया उधर। तो आज आप लोगों की एप्लीकेशन वाली क्लास नहीं हुई, कल से होगी, परेशान ना होइए, है ना। कल से जुड़िएगा क्लास में सभी लोग एप्लीकेशन पे। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं ना, वस्तु विनिमय। तो देखिए, जब मुद्रा की उपलब्धता नहीं थी, जैसे 16वीं शताब्दी से पहले की बात करें, 16वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो भारत में क्या थी? मुद्रा थी नहीं। तो लोग क्या करते थे? वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे। जैसे कोई कहता था कि हम चावल, हमारे पास चावल है तो आप हमसे चावल ले लो और हमें गेहूं दे दो, या मैं आपको गेहूं दे रहा हूं, आप हमें सरसों दे दीजिए, तेल दे दीजिए। लेकिन इससे क्या होता था कि वस्तुओं का इवेल्युएशन या विनिमय ठीक ठीक नहीं होता था।
इसीलिए फिर मुद्रा की अवधारणा सामने आती है। अगला कि यदि वस्तु की कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य पर क्या असर पड़ेगा? और देखिए, एप्लीकेशन पे जिसको भी समस्या आ रही है वो मुझे मैसेज करिए या कॉल करिए, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे लोगों का मैसेज और कॉल मिलता है। जैसे आज ही हमारे इनबॉक्स में कम से कम सैकड़ों से ऊपर लोगों का मैसेज पड़ा हुआ है टीचर्स डे के उसमें। अब सबको एक एक करके रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर एप्लीकेशन पे किसी भी प्रकार की समस्या को आप फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कॉल करते रहा करिए, तब तक करते रहा करिए जब तक आपकी समस्या दूर नहीं हो जाती है ना। इस बात को समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, कभी कभी चीज़ें दिमाग से भूल भूल जाती हैं या उतर जाती हैं, तो कॉल कर लिया करिए। अगला क्या उत्तर आएगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है कि यदि वस्तुओं की कीमत में सामान्य वृद्धि होती है तो मुद्रा की वैल्यू क्या होती है? अब इस बात को आसान से समझ लीजिए कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। अब हमारी जो क्लास है एक उदाहरण बिना अधूरी सी लगती है। जैसे मैं गोलगप्पे का उदाहरण देता हूँ, तो जैसे सन 2000 में, मान लीजिए कि सन 2000 की बात करें तो सन 2000 में क्या था, 1 रुपए में 4 गोलगप्पे मिलते थे, अर्थात 10 रुपए में आपको कितने गोलगप्पे मिल जाते थे? 40 गोलगप्पे मिलते थे। किसी ने खाया था 40 गोलगप्पे 10 रुपए का खरीद के? उस समय 2 रुपए में भी मिल जाते थे काफी। तो 10 रुपए में उस समय सन 2000 के आसपास की बात करें तो 10 रुपए में 40 गोलगप्पे मिल जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि हमारी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। अब आप कहेंगे कि वस्तु की कीमत बढ़ गई, सर जी किसका कीमत बढ़ गया? तो भैया सूजी का कीमत बढ़ गया, मैदा का कीमत बढ़ गया, आटा का कीमत बढ़ गया, रिफाइंड ऑयल का कीमत बढ़ गया, जीरा का कीमत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो अब क्या हो गया, अब बात आ गई 2000 2025 की। ठीक है, तो अब 2025 में अगर जो आपके पास 10 रुपया है तो आप क्या कर पाएंगे, केवल और केवल 4 गोलगप्पे ही खा पाएंगे। अब तो ठीक से 4 गोलगप्पे भी मार्केट में नहीं मिलते हैं 10 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए की वैल्यू आज से 20-25 साल पहले इतनी थी कि आप 40 गोलगप्पे खा सकते थे। लेकिन कीमत बढ़ने के कारण, वस्तु की कीमत बढ़ जाने के कारण अब 10 रुपए की वैल्यू इतनी हो गई है कि अब केवल और केवल 4 गोलगप्पे खा पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्न कथनों पे विचार करते हुए बताइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? हम्म, अभी मैं कुछ दिन पहले नोएडा में था, तो नोएडा में एक जगह मुझे 60 रुपए में 6 गोलगप्पे खिलाया, वो भी सूजी वाला गोलगप्पा। है ना, 6 मीठी गोलगप्पा मुझे वो 60 रुपए में खिलाया। ये नोएडा की बात है। नोएडा जो लोग होंगे वहाँ पे एक सिप्रा सन सिटी है, जानते होंगे, वहीं पे खाया था। 60 रुपए में 6 गोलगप्पा खिलाया। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करिए। ठीक, बताइए। तो देखिए, भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जाता है, क्या ये बात सही है? तो हाँ भैया, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि भविष्य के लिए हम धन का संचय करते हैं। हम लोग आज बचत इसीलिए तो करते हैं ना, ताकि भविष्य में हम लोग क्या करें कि भविष्य में इस पैसे को खर्च करें। ये बात तो ठीक है। मुद्रा एक नाशवान वस्तु है, तो नहीं भैया, मुद्रा नाशवान नहीं होती है। आरबीआई भी कहता है कि अगर जो आपके पास फटा हुआ नोट है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कहता है ना कि अगर जो आपके पास फटे हुए नोट है तो आप जाकर के नजदीकी बैंक में उसे चेंज कर लीजिए, अर्थात मुद्रा का नाश नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे, मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है, बिल्कुल ठीक है। अगर जो
आप नागरिक हैं तो मुद्रा आप ग्रहण कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। ए। अगला, नागरिक नहीं भी है तो भी कर सकते हैं भाई। अब अंग्रेज को यह भारतीय रुपए लेके घूम रहा है तो वो भी तो ग्रहण कर रहा है। फालतू की बातें ना हो, ठीक है। चलिए बताइए, अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप किसी से नाराज हो जाएंगे या आपसे कोई नाराज हो जाएगा, इससे लाइफ में 1% भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप किसी से नाराज हो जाए चाहे दूसरा आपसे नाराज हो जाए, अगर जो आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं तो क्या होगा, सब कुछ जिंदगी में बढ़िया होगा। तो फालतू की बातें मत करिए, बस क्लास पे कंसंट्रेट करिए। चलिए, हाँ चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अच्छा सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। आइए क्लास पे, क्या उत्तर बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं सब। तो जितने भी ए बोल रहे हैं, क्या आपकी बात सही है। चलिए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब कोई देश आर्थिक सुधार करता है और इसमें संरचनात्मक सुधार होता है तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो जो आर्थिक सुधार होते हैं ना, वो दीर्घकालिक होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने कोई सड़क बनवा दिया, सरकार ने नेशनल हाईवे बनवा दिया, तो नेशनल हाईवे केवल 5 साल के लिए या 1 साल के लिए थोड़ी बना है, ये तो अब कई पीढ़ियां उस पर चलेंगी। तो आर्थिक सुधार जो होते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं। सरकार ने जो सरकारी हॉस्पिटल बनवाए हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियां बनी हैं जो, ये तो दीर्घकाल तक रहेंगी ना भैया। तो संरचनात्मक सुधार अल्पकालिक नहीं होते हैं, दीर्घकालिक होते हैं। और ये पूछ रहा है कौन असत्य है, तो बात तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि ये सही नहीं है, असत्य है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना होता है। तो भैया ये असत्य पूछ रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, केवल और केवल एक होगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है जिसमें 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भी लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया। अच्छा सा प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है भाई। तो देखिए, 1991 की बात है, जब भारत बिल्कुल दिवालिया होने के करार पे था और हमारे पास उतना ही मुद्रा था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को केवल और केवल 14 दिनों तक ही सुचारू रूप से रन कर सकते थे। ऐसी स्थिति में हमारे हमारे मनमोहन सिंह जी, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम बहुत ही आदर से आप लोगों को लेना चाहिए। मनमोहन सिंह जी के हाथ में कमान जाता है और मनमोहन सिंह क्या करते हैं कि लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करके एलपीजी मॉडल लेकर के आते हैं, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था ओपन हो जाती है। और जब ओपन हमारी अर्थव्यवस्था हो जाती है तो इससे क्या होता है कि विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक हो जाता है। एक तरफ हम लोग दिवालिया होने वाले थे, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गए, हम लोग तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या हो गए, सम्मिलित हो गए। और केवल 6 उद्योग ऐसे थे जिसमें आपको उत्पादन करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत थी। जैसे एल्कोहल था, सिगरेट था, जोखिम भरे रसायन थे, औद्योगिक विस्फोट था, इलेक्ट्रॉनिक था, विमान था, और सॉरी विमानन एवं औषधि था उसमें। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। देखिए, अल्कोहल ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सिगरेट ठीक है, तो ये जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि वित्त क्षेत्र में कौन सम्मिलित है। वित्त क्षेत्र में कौन सम्मिलित होगा भाई, वित्त क्षेत्रक में सम्मिलित होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन कौन करता है। कमेंट करके आप लोग थोड़ा बताइएगा मुझे, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा
कि भारत में वित्त क्षेत्र पर निगरानी कौन रखता है या वित्तीय क्षेत्र का नियमन कौन करता है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, व्यवसायिक बैंक बोल रहे हैं ना, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो वित्तीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसकी निगरानी आरबीआई करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वित्तीय क्षेत्र का आशय, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आशय ऐसे क्षेत्र से है जिसकी निगरानी कौन करता है? देश का केंद्रीय बैंक करता है, अर्थात भारत के समकक्ष आरबीआई करता है। और आरबीआई आप जानते ही हैं कि व्यवसायिक बैंकों पे अपना नियंत्रण रखता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए, एक सेकेंड। हाँ ठीक, इस प्रश्न का उत्तर करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। कथन और कारण, आने वाले समय में ऐसे प्रश्नों का वेटेज आपके पेपर में पढ़ने वाला है। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी बैच आपको मिल जाएंगे। और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट कराए जा रहे हैं। जैसे कि आपको कंप्लीट आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, उसमें सुधार करिए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं और आपको करंट भी कवर कराया जा रहा है, सब कुछ कवर कराया जा रहा है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, और अगर जो आप मेहनत और ईमानदारी से 1.5-2 घंटे हमें एप्लीकेशन पे रोज पढ़ते रहे, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे पढ़ते रहे, तो आप निश्चित मानिए कि कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या बोल रहे हैं? डी, बहुत सारी विविधता आ रही है। चलिए देखा जाए कि देखिए, कुछ विगत वर्षों को कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्त संगत बना सकते हैं। क्या ये बात सही है? तो बात बिल्कुल ठीक है भैया। अब एक नई गाइडलाइन आई है, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा हो सकता है। तो कुछ निश्चित शर्तों को पूरा जो बैंक करेंगे, कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने के बाद बैंक रिजर्व बैंक की बिना अनुमति के बाद भी नई शाखा खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्त संगत बना सकते हैं। और वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटा के इसे एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर ये बोलेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। कथन और कारण दोनों सत्य है और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब लागू हुआ? अर्थात अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जीएसटी की बात हो रही है। जीएसटी के संदर्भ में एक लेख में डाला था, आप लोगों को यूट्यूब पे डाला था, अपने स्टेटस पे डाला था और वहाँ भी डाला था, टेलीग्राम में भी डाला था, शायद व्हाट्सएप चैनल पे नहीं डाला था, अभी कुछ देर बाद डाल देंगे। तो जीएसटी की दर में जीएसटी की जो 2 दरें हैं उसको समाप्त कर दी गई हैं। पहले क्या हुआ करता था जीएसटी की दर? चलिए पहले आप उत्तर करिए। तो देखिए, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को।
और केवल ये पूछे कि भारत की संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर कब प्रकाश में आया, तो भारत की संसद के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर 2016 में आया था। ठीक है, अब वस्तु एवं सेवा कर की बात करें, अगर जो हम लोग जीएसटी की बात करें, तो भारत में कल से पहले तक 4 प्रकार की जीएसटी लगती थी। 5%, ठीक है, 12%, 18% और 28%। ठीक है, लेकिन अब सरकार ने फाइनली निर्णय लिया है कि हम 28% वाले दर को हटाएंगे और 12% वाले दर को हटाएंगे। 5% और 18% वाला दर अभी भी उपलब्ध है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो सरकार का निर्णय है ये बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय है। इससे क्या होगा, इससे एक तो जो अमेरिका की नौटंकी चल रही है, आपको पता ही है कि टैरिफ पे टैरिफ वो डाल रहे हैं, उससे हमको क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को हिट मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि जब हमारे देश में घरेलू उद्योग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो हमारा उपभोग बढ़ेगा, अर्थात हमारा जब उपभोग बढ़ेगा तो हमारा मांग बढ़ेगा, और जब मांग बढ़ेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति बढ़ेगा, और जब मांग व पूर्ति सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। देश की राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन इससे सरकार के राजस्व में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन सरकार को उसके बारे में भी क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी कह रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, हाँ क्या उत्तर आ रहा है, एक सेकेंड एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ अब बताइए, लाइक शेयर बहुत कम लोग किए हैं आज की क्लास को। मंजुला शर्मा जी, शुभांकर कश्यप जी, कुलदीप कुमार जी, नौशाद अली जी, पूनम कुमारी जी, गुंजा मौर्य जी, भगवंती जी, सुनील जी, राम नारायण जी, प्रदीप मौर्य जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा यार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में भी हमें आप ज्वाइन कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है कि व्यापार और निवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के क्या उद्देश्य हैं। बच्चों वाली बात है भाई, बच्चों वाली बात है कि नहीं है। तो देखिए, व्यापार और निवेश, इससे क्या होता है, स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधार मिलता है, बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो डाउट। प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल ठीक है। तो जब हम व्यापार और निवेश में उदारीकरण लाते हैं, इसका मतलब कि हम अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जब विश्व के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी स्थानीय उद्योगों को भी ये बात पता चलती है कि अमेरिका के उद्योग किस तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, चीन के उद्योग किस तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी कार्यकुशलता में भी सुधार होता है। दूसरा क्या है कि प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि अन्य देश किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, और विदेशी निवेश को हम लोग क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी। अब बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, चीन जो है ना, चीन में ड्राइवरलेस टैक्सी और बसेस चलती हैं, बड़ी बड़ी बसेस हैं जिसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है, और वो बिल्कुल एक्यूरेट है, कहीं कोई कैजुअलिटी भी आज तक सुनने को नहीं आई। तो उसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है, आप बस ऑनलाइन बुक कर दीजिए, आपके घर चला आएगा, आप उसमें पीछे बैठ जाइए पीछे बैठ जाइए, आप जहां आप स्टॉपेज डालेंगे वो जा करके ऑटोमेटिक रुक जाएगा, है ना इंडिया में तो बहुत लोग अगर जो ऐसे आ जाए, और जो लोग टेक्नोलॉजी से बहुत परिचित नहीं है तो फिर उसी में रोने भी लगेंगे। तो ड्राइवरलेस कार वो बना रहे हैं। चलिए क्या उत्तर है, क्या उत्तर आ रहा है कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। ध्यान से पढ़िएगा, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का
सूर्य अस्त हो जाएगा। ये बात किसने कही थी? हम्म हम्म क्या उत्तर होगा? ठीक है, तो ये एक वायसराय थे, ये अंग्रेजी वायसराय थे, अलेक्जेंडर ब्रूस। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ब्रूस ने ये बात कही थी कि देखिए भैया, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, और जिस दिन भारत को हम खो देंगे, हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था, और सोने का चिड़िया किस लिए हुआ करता था? क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में विद्यमान थे। ठीक है, हमारे पास लोहा था, हमारे पास सोना था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये अंग्रेज आए, लूट करके लेके गए अपने देश में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, और विश्व के सभी देशों में इसको बेचते थे, दिन दुगुना रात चौगुना लाभ कमाते थे। हमारे देश के लोगों से कहते थे कि तुम अफीम की खेती करो, तुम कपास की खेती करो, फिर लगान लगाते थे, है कि नहीं है? तो वो क्या करते थे? भारत के लोगों का शोषण करके अपने खुदे लाभ कमाते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही गई थी अलेक्जेंडर ब्रूस के द्वारा। अगला अगला है कि विश्व में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं खुली हैं, क्योंकि विश्व में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं खुली हैं। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? एक होता है खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पे एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं। अर्थात जैसे हमारा देश भारत है, तो हम पूरे विश्व के अलग अलग देशों के साथ आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, या वित्तीय लेन देन करेंगे, तो इसे खुली अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से कोई भी आर्थिक संबंध न रखे, कोई भी लेन देन न करे, कोई भी आयात निर्यात न करे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बी। और जो लोग भी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको कंप्लीट बैच में एनरोल करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए भाई। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये काफी विविधता आ रही है। एक अर्थव्यवस्था अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करती है। बिल्कुल ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था तो यही होती है ना, कि एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से व्यापार करती है। एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदती हैं, बात तो ये भी ठीक है। और एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से कोई व्यापार नहीं करती है, तो ये तो बंद अर्थव्यवस्था हो गया ना। और यहाँ पे पूछ रहा है खुली अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल ए। देखिए कितना, मैं इतना आसान करके आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ ना, कि अगर जो आप थोड़ा भी कंसंट्रेट होकर के क्लास देखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको इतिहास के जैसे याद हो जाएंगी, है ना। ये बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी कि खुली अर्थव्यवस्था मतलब जो जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं या आर्थिक संबंध रखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था जब एक देश दूसरे देश से व्यापार नहीं करेंगे, कोई आर्थिक संबंध नहीं रखेंगे। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? चालू खाता विवरण होता है। चालू खाता विवरण किसका होता है? अब देखिए, आपको पता होनी चाहिए चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, अंतरण अदायगी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगी का विवरण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगी का विवरण होता है, और वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यात और आयातों को सम्मिलित किया जाता है। सेवाओं के व्यापार में उपादान आय और गैर उपादान आय के लेन देन को शामिल किया जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अंतरण अदायगी का। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों आप तीनों बोल रहे हो भैया? ये तीनों डी की तरफ क्यों मार रहे हो? तुक्का लगा रहे हैं सब, जितने भी डी लगा रहे हैं।
तो चालू तुक्का नहीं लगाइए। देखिए चालू खाता क्या होता है, तो चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगी का विवरण होता है। ऑप्शन नंबर ए। अब बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मुझे बतानी होती है, लेकिन सारी चीजों को बताने लगूंगा तो फिर एक ही क्वेश्चन में पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थियरी जरूर पढ़ा करिए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आप सुमेलित कर दीजिएगा सर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए, करके बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? चालू खाता का संबंध अभी हमने आपको बताया कि अंतरण भुगतान से है या अंतरण अदायगी से है। पूंजी खाता का संबंध विदेशी सहायता से होता है। पूंजी खाते का संबंध विदेशी सहायता से होता है। चालू खाते के अगर जो अधिक की बात करें तो जो हमारी प्राप्ति है वो ज़्यादा होनी चाहिए और भुगतान कम होना चाहिए। और पूंजी खाते में घाटे का मतलब होता है कि जो हमारी प्राप्ति है वो कम है और भुगतान हमारा ज़्यादा है। सो 3 क्या बोल रहे हैं भाई? 3 1 2 4 बोल रहे हैं क्या? ठीक है, तो 3 1 2 4 जितने लोग भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अगला है कि पूंजी खाता के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत क्या दर्ज किया जाता है बताइए? दीपमाला जी, प्रियम जी, सर्वेश जी, माया देवी जी, मीनाक्षी जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, पूनम गुप्ता जी, गुंजा मौर्य जी, शिब्बू जी, शुभांकर जी, ममता शर्मा जी, साहनी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तो रोज आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे घूम के भी आते हैं तो हम पढ़ाते हुए मिल जाते हैं। मैं रोज क्लास लेता हूँ, बशर्ते आप मेहनत से पढ़िए, रोज पढ़िए। सफलता एक सेकेंड एक दिन में नहीं मिलती है, इसके पीछे कड़ी मेहनत और कड़ी लगन होती है। एक लगन और मेहनत होती है। लगन मेहनत से पढ़िए, जरूर सफलता मिलेगी। और जब भी पढ़ने बैठिए तो ये नहीं कि बस हम पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ने बैठिए तो ये सोचिए कि ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है और ये आपके सफलता को निर्धारित करने वाला प्रश्न है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरीके से इस इंटेंसिटी के साथ बैठिए कि आपको क्या हो, आप एकदम कंसंट्रेट रहें क्लास को लेकर के कि भाई बहुत जरूरी है ना? क्योंकि यहाँ सीरियस रहेंगे तो भी परीक्षा में ही सीरियस रहेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर की तो चीजें पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगला प्रश्न है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ देर पहले बताया कि पूंजी खाता के अंतर्गत क्या आता है? परिसंपत्तियों के समस्त परिसंपत्तियों के समस्त अंतरराष्ट्रीय लेन देन। ऑप्शन नंबर बी। अगला, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन को स्वायत्त कहा जाता है। कितना खूबसूरत सा प्रश्न आ गया। आप ढूंढते रह जाएंगे, जैसे जैसे प्रश्नों की प्रैक्टिस में कराता हूँ मिलेगा नहीं, कहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको। जिस तरीके से चीज़ों को मैं कराता हूँ आप ढूंढते रह जाइएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है ना कि आपके पेपर में जरूर से जरूर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में। क्या उत्तर होगा? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन को स्वायत्त कहा जाता है। क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय लेन देन को स्वायत्त तब कहा जाएगा जब वह अदायगी संतुलन की दशा से स्वतंत्र होगा। ठीक है, अर्थात आपको भुगतान असंतुलन की कोई समस्या उत्पन्न होने की समस्या नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विदेशी विनिमय दर को किस नाम से जाना जाता है? क्या खूबसूरत सा प्रश्न, बताइए। कि विदेशी विनिमय दर को किस नाम से जाना जाता है भाई? एक दिन आप लोगों का टेस्ट ले लिया जाए क्या एप्लीकेशन पे? एक दिन मैं सोच रहा हूँ आप लोग का टेस्ट ले लिया जाए। चलिए बताऊंगा, अनाउंस करूंगा कि विदेशी विनिमय दर को जाना जाता है। किससे जाना जाता है भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं फॉरेक्स दर के रूप में, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा
कि विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर के रूप में भी हम जानते हैं। और जैसे हम कहें आपसे कि अगर जो आपको $1 चाहिए, हम आपसे कहें कि अगर जो आपको $1 की ज़रूरत है तो आपको कितना रुपए देना होगा? 84 रुपए देना होगा। इसका मतलब कि डॉलर और रुपए की विनिमय दर यही है, अर्थात $1 के बदले 84 रुपए आपको देना होगा। अगला कि अन्य बातें समान रहने पे विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा? क्या होगा बताइए। कि अन्य बातें समान रहने पे विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होगा? बढ़िया से पढ़िए, आप पढ़ के पेपर दे करके आइएगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर पूछ दिया गया, लेकिन अगर जो आप हमें निरंतर पढ़ रहे हैं ना, तो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम सब कुछ करवाता हूँ। बशर्ते आप मेरी 50, 60, 70 क्लास, 80, 90 क्लास को देखिए, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, बशर्ते आप मेहनत से पढ़िए। क्या उत्तर आ रहा है? अन्य बातें समान रहने पे विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि हो जाए, मतलब मान लीजिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो यह है कि मान लीजिए कि $1 जो है वो एक समय में 60 रुपए के बराबर है, ठीक है। और वहीं जैसे मान लीजिए कि हम बात करें 2010 की, तो 2010 में मान लीजिए कि $1 60 रुपये के बराबर था, लेकिन 2025 में क्या हो गया? 2025 में $1 जो है, $1 कितने के बराबर हो गया? 84 रुपए के बराबर हो गया। इजी सी बात है। तो अब ये पूछ क्या रहा है कि अन्य बातें समान रहने पे विदेशी विनिमय दर में कीमत में वृद्धि, अर्थात यहाँ पे कीमत में वृद्धि हो रहा है ना, तो जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगा तो विदेशियों की लागत अर्थात यूएसडी के रूप में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही मैं तो आपको बता रहा था ना, यही बात तो बता रहा था ना कि 2010 में $1 का कोई वस्तु आप खरीद रहे थे तो 60 ही रुपए आपको देना था, लेकिन अब $1 की वस्तु अगर जो आप खरीदेंगे तो आपको 84 रुपए देना पड़ेगा, अर्थात विदेशी करेंसी जो होगी वो उसकी तुलना में आपकी करेंसी कम हो जाएगी। अगला कि विनिमय दर में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विनिमय दर में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? विनिमय दर में वृद्धि का मतलब क्या होता है? विनिमय दर में वृद्धि, जैसे रोज आप पढ़ते हैं ना, रोज आप न्यूज पे सुनते हैं या रोज किसी न किसी तरीके से आप सुनते हैं कि आज डॉलर जो है वो 1 रुपया मजबूत हो गया, आज डॉलर 50 पैसे मजबूत हो गया, या आज डॉलर 25 पैसे मजबूत हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है ना, इसका मतलब यही तो है ना कि डॉलर की कीमत में घरेलू मुद्रा के रूप में वृद्धि हो रही है, ठीक है। विनिमय दर में वृद्धि का मतलब यही होता है कि आज से कुछ साल पहले मान लीजिए कि जो $1 था वो किसके बराबर था? वो 60 रुपए के बराबर था, लेकिन अब $1 कितने का हो गया है? अब $1 जो है वो 84 रुपए के बराबर हो गया है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना कि डॉलर की कीमत में घरेलू मुद्रा के रूप में क्या आ गई है? वृद्धि आ गई है। सो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वृद्धि होगा, उल्टा कर रहे हो सभी लोग, कमी कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो। ए होगा, बच्चों वाला प्रश्न है। इतने बड़े बड़े लोग क्यों गलत कर रहे हो यार? ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं, और अलग अलग बैचेज में एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान सभी बैच आपको मिल जाएंगे, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है,
सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि सर इकोनॉमिक्स का नोट्स मेरे पास नहीं है, या बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर नोट्स तो है लेकिन समझ में नहीं आता है वो नोट्स की कैसे पढ़ना है, कैसे छोड़ना है। तो मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी हो रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है, मतलब अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अगर आप इन फ्यूचर में भी कोई वैकेंसी आती है और उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट वहां से कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में टीजीटी, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको 4.0 और 5.0 के लिए बैच मिल जाएगा। बिहार में सेट बेट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, डी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केवीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। पढ़िए, आगे बढ़िए। कल मिलते हैं पहले एप्लीकेशन पे और फिर मिलते हैं यूट्यूब पे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ।